6 से 7 इंच के समुद्र के पानी के सतह में वृद्धि हो गई तो आपको बहुत दुख होगा यह जानकर कि दुनिया के बहुत सारे देश उसमें डूब जाएंगे। फॉसिल फ्यूल के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज का वो है आहार। आहार में क्या? मांसाहार। कोई भी ऐसा आहार जो जानवरों से संबंधित है, एनिमल एग्रीकल्चर, उसमें मांसाहारी नहीं आता, दूध भी आता है। और भूलिएगा नहीं कि दूध उद्योग और मांस उद्योग में चोरी दामन का साथ है, बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। ये गर्मी बढ़ रही है, उसके सबसे बड़े कारणों में से एक कारण है लोगों का जीवन शैली, और लोगों का जीवन शैली में सबसे मुख्य कारण है लोगों के द्वारा मांसाहारी भोजन का उपयोग और उपभोग। उसके बाद भी तुम लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है। धरती विनाश की कगार पर खड़ी है, तुम्हारी जबान के स्वाद के कारण और तुम्हारी धार्मिक मान्यताओं के कारण। लेकिन तुमको नहीं समझ में आ रही बात, तुम सब कुछ बर्बाद करके ही मानोगे। हमारे भारत के और दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिक जो इस विषय पर काम कर रहे हैं, उनका ऐसा मानना है कि अगर इसी रफ्तार से दुनिया चलती रही तो अगले 20 से 25 वर्षों में और अधिक से अधिक सन 2050 तक आते आते सारी दुनिया की गर्मी और ज़्यादा लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगी। और अगर ये गर्मी बढ़ गई सारी दुनिया में तो वैज्ञानिकों का ये कहना है कि उत्तरी ध्रुव पर जो बर्फ जमा है वो बर्फ बहुत तेजी से पिघलना शुरू हो जाएगी। हमारे भारत देश में जो हिमालय में ग्लेशियर हैं, ये ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएंगे। अगर उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघलती है और हिमालय के ग्लेशियर पिघलते हैं तो नदियों में पानी बहुत ज़्यादा आएगा, और नदियों में पानी का अगर सतह बढ़ती है, तल बढ़ता है, तो ये बढ़ा हुआ नदियों का पानी अंत में जाके समुद्र में मिलेगा, तो समुद्र में पानी बढ़ जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि समुद्र के पानी में थोड़ी सी बढ़ोतरी अगर हो गई, मामूली सी बढ़ोतरी अगर हो गई, समुद्र के पानी में आप कल्पना करिए लगभग 6-7 इंच की वृद्धि अगर हो जाए, वैज्ञानिक तो अनुमान कर रहे हैं कि 12 से 14 इंच की वृद्धि हो सकती है, लेकिन अगर 6 से 7 इंच के समुद्र के पानी के सतह में वृद्धि हो गई तो आपको बहुत दुख होगा यह जानकर कि दुनिया के बहुत सारे देश उसमें डूब जाएंगे। और दुनिया के देश जो डूबेंगे उनमें भारत का भी बहुत बड़ा इलाका है जो समुद्र में डूब सकता है। हमारे भारत में आपको मालूम है कि समुद्र के किनारे लगभग 2 लाख गांव हैं। समुद्रों का जल स्तर क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लग रहा है हमारे बंबई जैसे शहर बचने वाले हैं क्या? जितने हमारे तटीय शहर हैं, चेन्नई, मुंबई, इन सब की जनसंख्याएं बहुत बहुत खतरे में आ चुकी हैं, और वो खतरा कहीं से टल नहीं रहा है। 2015 में पेरिस में बड़ा समझौता हुआ था, और 2015 के बाद से ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन घटने की जगह और बढ़ गया है। हाँ, जिस गति से पहले बढ़ रहा था उस गति से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन कम नहीं हो रहा, और बढ़ रहा है। आप पहले ही एक बहुत खतरनाक हालत में थे, आपकी हालत और खतरनाक हो रही है। और इसको जो वैज्ञानिक हैं, क्लाइमेट साइंटिस्ट्स हैं, वो कह रहे हैं वी आर एक्सिलरेटिंग टुवर्ड्स आवर डूम। We are not just moving towards our destruction, we are accelerating towards our destruction. के लिए खतरा है, उसके साथ साथ मनुष्य जीवन के लिए खतरा है। आप बोलेंगे वो कैसे? जब गर्मी बढ़ती है तो पूरे वातावरण का जो मौसम का चक्र है ना, वो बदल जाता है। सबसे बड़ा बदलाव क्या आता है कि मौसम के चक्र में जितनी गर्मी होनी चाहिए उसी के अनुसार बारिश होती है, जितनी बारिश होनी चाहिए उसी के अनुसार सर्दी होती है, और जितनी सर्दी होनी चाहिए उसके अनुसार फिर गर्मी होती है, और फिर जितनी गर्मी होनी चाहिए उसके अनुसार बारिश होती है। माने गर्मी, सर्दी, बारिश, ये सब एक दूसरे के साथ आंतरिक रूप से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। थोड़ी गर्मी बढ़े तो बारिश कम ज्यादा होती है, थोड़ी गर्मी बढ़े तो सर्दी भी कम ज्यादा होती है। अब बारिश कम ज्यादा हो जाए तो हमारे देश के कृषि उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसी तरह से सर्दी कम ज्यादा हो जाए तो कृषि उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको यह समझाता हूं। सर्दियों का सत्र शुरू हो गया है। यह सर्दियों का सत्र थोड़े दिन चलेगा, लगभग 3 से 4 महीने। अगर इसमें सर्दी आधा डिग्री सेंटीग्रेड भी कम हो जाए, जितनी जरूरत है अगर उतनी सर्दी ना हो, तो आपको सुनकर हैरानी होगी कि गेहूं की फसल नहीं आएगी। गेहूं जो पकता है हमारे देश में दाने के रूप में, वो पकेगा नहीं, फसल पूरी नहीं आएगी, गेहूं का उत्पादन बहुत कम हो जाएगा। इसी तरह से उल्टा है, अगर गर्मी ज्यादा बढ़ जाए तो गर्मियों के सीजन में, गर्मियों के सत्र में आने वाली फसल के उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ता है।
100 करोड़ की दुनिया की आबादी, उसमें से 300 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको खाना मिल तो रहा है पर वो खाना पोषण में कमजोर है, ठीक ठाक नहीं है। वो खाना खा करके आप एक स्वस्थ जिंदगी नहीं जी सकते। 240 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका पक्का नहीं होता कि उन्हें खाना मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, और 80-90 करोड़ ऐसे हैं जिनका पक्का होता है कि इनको खाना नहीं ही मिलना है। और क्लाइमेट चेंज से जो प्रमुख फसलें हैं सब की सब, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये इनकी ईल्ड में 15 से 25% की कमी आनी है। और ये सारी की सारी कमी जाकर किनके ऊपर टूटेगी? उन्हीं के ऊपर जिनकी परचेजिंग पावर, खरीद पाने की क्षमता सबसे कम है। साधारण डिमांड और सप्लाई का नियम तो जानते हो ना, जब किसी चीज की सप्लाई कम होती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। जब प्राइस बढ़ेगा तो कौन नहीं खरीद पाएगा? अमीर लोग। जो गरीब है वही नहीं खरीद पाएगा, और जो गरीब है वो वैसा है जो अभी ही खाने को नहीं पा रहा। और जो दुनिया के 80-90 करोड़ लोग हैं ना जो रोज भूखे सोते हैं, इनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत में है। और यही लोग, हमारे भारतीय लोग ही, जो या तो भूखे सो रहे हैं, या जिनको खाने की आपूर्ति की भी कोई गारंटी नहीं है, या जिनको खाना मिलता तो है पर ऐसा नहीं होता कि उसमें सब पोषक तत्व हो। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि क्लाइमेट के साथ क्या होने जा रहा है। अरे होगा कोई आमरण अनशन कर रहा होगा, हमें क्या लेना देना? तुम्हें ये लेना देना कि तुम भूखे मरने वाले हो क्लाइमेट चेंज से, खेतों में फसलें उगनी बंद होने वाली हैं, और जिनकी वजह से खेतों में फसलें उगनी बंद होंगी उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, उनके पास बहुत पैसा है। तो गर्मी जितनी होनी चाहिए उतनी ही होनी चाहिए, सर्दी जितनी होनी चाहिए उतनी ही होनी चाहिए, बारिश जितनी होनी चाहिए उतनी ही होनी चाहिए। जो प्रकृति ने तय किया है हजारों साल की व्यवस्था में, लाखों साल की व्यवस्था में, वो कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो जैसा प्रकृति ने तय किया है वैसे ही रहना चाहिए, तब तो सारी दुनिया अच्छे से चलती है। लेकिन इसमें कम ज्यादा थोड़ा भी हो जाए तो सारी दुनिया तहस नहस हो सकती है। लाखों लाखों एकड़ गेहूं की फसल बर्बाद हो जाए, लाखों लाखों एकड़ बाजरे की फसल खराब हो जाए, लाखों लाखों एकड़ मक्की की फसल खराब हो जाए, लाखों लाखों एकड़ धान की फसल खराब हो जाए, ये पूरी संभावना है अगर मौसम का चक्र थोड़ा भी इधर से उधर हो जाए या थोड़ा भी मौसम के चक्र में परिवर्तन हो जाए। इसलिए सारे दुनिया के वैज्ञानिक बहुत ज्यादा इस बात पर चिंतित हैं कि पिछले 100 वर्षों में वातावरण में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी तो हो चुकी है, और अगले 50 वर्ष तक, माने 2050 तक आते आते और 2-2.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए ऐसी संभावना दिख रही है। तो सारी दुनिया ऊपर से नीचे तहस नहस हो जाएगी और दुनिया में भयंकर आफत और प्रलय आ जाएगी। इसलिए सारे दुनिया के देश मिलकर आजकल एक वार्ता कर रहे हैं, एक संवाद कर रहे हैं, और उस वार्ता और संवाद का मुख्य विषय है कि सारी दुनिया की गर्मी को कैसे कम किया जाए और इस गर्मी को कैसे रोका जाए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संधि हुई है, उस संधि का नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो एक छोटा सा शहर है जापान नाम के देश में। वहां पर लगभग 4 वर्ष पहले दुनिया के 156 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब लोग इकट्ठे हुए। भारत के भी प्रधानमंत्री गए, अमेरिका के राष्ट्रपति वहां आए, चीन के राष्ट्रपति वहां आए, और दुनिया के सभी 156 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वहां एकत्रित हुए। सबने मिलकर आपस में एक फैसला किया, और फैसला यह किया है कि सारी दुनिया में जितनी गर्मी बढ़ रही है उसके कारणों का पता लगाया जाए। जो जो कारण से गर्मी बढ़ रही है उन कारणों को ठीक करने के लिए सारे देश मिलकर प्रयास करें। तो लगभग 4-5 वर्षों से पूरी दुनिया में वैज्ञानिकों के छोटे बड़े दल बने हैं, और वो इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि ये जो गर्मी बढ़ रही है इसके सबसे बड़े कारणों में से मुख्य कारण कौन कौन से हैं। तो वैज्ञानिकों ने जो अभ्यास किया, अब तक जो अध्ययन किया है, उसके लिए जो सबसे बड़ा दल बना भारत के वैज्ञानिकों का और दुनिया के वैज्ञानिकों का, उसके अध्यक्ष एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बने। उनका नाम है डॉक्टर R.K. पचौरी। उनके नेतृत्व में वैज्ञानिकों का एक बड़ा दल बना। उस दल ने लगभग 4 वर्षों से थोड़े ज्यादा समय अध्ययन किया। अध्ययन करके उन्होंने जो सारी दुनिया को बताया कि गर्मी बढ़ रही है, उसके सबसे बड़े कारणों में से एक कारण है लोगों का जीवन शैली। और लोगों का जीवन शैली में सबसे मुख्य कारण है लोगों के द्वारा मांसाहारी भोजन का उपयोग और उपभोग। उत्पादन करने वाले जो देश और मांस का उपभोग करने वाले जो देश हैं वो सबसे ज्यादा गर्मी बढ़ा रहे हैं। अब इस गर्मी बढ़ाने को प्रतिशत में अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो मान लीजिए 100% कुल अंक होते हैं, तो इसमें 25% गर्मी बढ़ रही है वो मांसाहारी लोगों के जीवन शैली के कारण बढ़ रही है। 18% जो गर्मी बढ़ रही है वो दुनिया में फालतू गाड़ियां चलाने से और बिना जरूरी यात्राएं करने से बढ़ रही है। 25% गर्मी बढ़ रही है मांसाहारी भोजन से, 18% गर्मी बढ़ रही है फालतू के यातायात से,
और बची हुई जो गर्मी बढ़ रही है, वो बची हुई गर्मी बढ़ रही है प्रदूषण से और औद्योगिक उत्पादन के द्वारा और सेवाओं के द्वारा और थोड़ा बहुत हिस्सा उसमें खेती और जानवरों के द्वारा। तो कुल मिलाकर गर्मी बढ़ने के इतने सारे कारण हैं। औद्योगिक कारणों में लगभग 18-20 कारण हैं, उनके ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, समय चला जाएगा। तो औद्योगिक उत्पादन को सारी दुनिया में कहा गया कि एक उत्पादन ऐसा जो बहुत जरूरी है लोगों के जीवन को चलाने के लिए, जो आवश्यक उत्पादन है, और एक उत्पादन ऐसा जो बिल्कुल जरूरी नहीं है, लोगों के जीवन को बिना उस उत्पादन के भी चलाया जा सकता है। गर्मी बढ़ रही है दुनिया में ऐसी वस्तुओं के उत्पादन से जो हमारे और दुनिया के ज्यादा काम की नहीं है, विलासिता की वस्तुएं जिनको हम कह सकते हैं। तो विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन करके 32% गर्मी बढ़ रही है, जरूरी वस्तुओं का उत्पादन करके 18% गर्मी बढ़ रही है, 25% अकेली गर्मी बढ़ रही है मांस का उत्पादन करके, और बची हुई जो गर्मी का हिस्सा है वो हमारे फुटकर क्रियाकलापों से बढ़ती रहती है, जिसमें मैंने एक क्रियाकलाप बताया था ट्रांसपोर्टेशन, यातायात। उसमें से एक यातायात जो बहुत जरूरी है और एक यातायात जो बिल्कुल काम का नहीं है, जो गैर जरूरी है। तो ऐसे करके दुनिया में सारा बंटवारा हुआ है। सारे वैज्ञानिकों का यह मानना है कि सबसे ज्यादा अगर गर्मी कम हम कर सकते हैं तो एक ही क्षेत्र में इस समय कम कर सकते हैं, और वो क्षेत्र है मांस के उत्पादन में कमी लाकर और मांस के उपभोग को कम करके सारी दुनिया में गर्मी को कम किया जा सकता है। अगर सारी दुनिया शाकाहारी हो जाए, सारी दुनिया निरामिष हो जाए, सारे दुनिया के लोग मांस खाना बंद कर दें, सारे दुनिया के लोग जानवरों की हत्या करना बंद कर दें, तो सबसे तेजी से गर्मी कम हो सकती है। तो ये आंकड़े से बताने की कोशिश करता हूं। इस समय पूरी दुनिया में 650 करोड़ लोग रहते हैं। भारत में 115 करोड़ लोग हैं, चीन में 140 करोड़ लोग हैं। ये दो देश दुनिया में हैं जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले हैं। इसके अलावा तीसरा बड़ा देश है अमेरिका, जहां पर लगभग 27 करोड़ हैं। फिर यूरोप के 15 देश हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, हॉलैंड है, स्पेन है, पुर्तगाल है। ये 15 देश मिलाकर इनकी संख्या 30 करोड़ है। फिर अफ्रीका है, फिर लैटिन अमेरिका। सारी दुनिया में लगभग 650 करोड़ लोग हैं। अभी जितना भोजन माने गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर, सब्जियां, फल आदि पूरी दुनिया में जो पैदा होता है 650 करोड़ लोगों के लिए तो पर्याप्त है ही। अगर मांस खाना दुनिया में बंद हो जाए और मांस उद्योग पर ताला लग जाए तो जितना भोजन आज पैदा हो रहा है ये 1300 करोड़ लोगों के लिए पर्याप्त हो जाएगा। मैं ये जो कहना चाहता हूं वो ये बात कहना चाहता हूं। अभी तो 650 करोड़ लोग हैं और 650 करोड़ लोग दुनिया में पैदा हो जाएं। एक तरफ आप मान लीजिए कि सारे दुनिया की जनसंख्या दोगुनी हो जाए, 1300 करोड़ लोग पूरी दुनिया में हो जाएं, और दूसरी तरफ मांस उद्योग पर ताला लगा दिया जाए, तो जितना भोजन आज पैदा हो रहा है, जितना अनाज आज पैदा हो रहा है पूरी दुनिया में, वो 1300 करोड़ लोगों का पेट भरने के लिए पर्याप्त है। आप बोलेंगे वो कैसे? ये बात समझ में नहीं आई। इस बात को मैं समझाना चाहता हूं ऐसे कि दुनिया में जो मांस का उत्पादन होता है ना, उसकी प्रक्रिया क्या है वो हमें जान लें। दुनिया में मांस उत्पादन होता है जानवरों का कत्ल करके, और जानवरों में सबसे ज्यादा कत्ल होने वाला जो प्राणी है उसका नाम है गाय, और गाय के वंश का बैल, और गाय के वंश के बछड़े और बछड़ी, सबसे ज्यादा ये कत्ल होते हैं पूरी दुनिया में। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा कत्ल होने वाला प्राणी है पूरी दुनिया में वो है सूअर, और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा कत्ल होने वाला प्राणी है पूरी दुनिया में वो है भैंस, और चौथे नंबर पर जो सबसे ज्यादा कत्ल होने वाला प्राणी है वो है बकरी और बकरे और भेड़, और पांचवें नंबर पर जो सबसे ज्यादा कत्ल होने वाला जानवर है वो है मुर्गे और मुर्गियां, और उसके बाद छोटे पक्षी, उनकी तो संख्या और उनकी कोई गिनती नहीं है। इन जानवरों को कत्ल करने से पहले इनके शरीर में मांस ज्यादा हो तो कत्ल करने वाले उद्योगों को फायदा ज्यादा होता है। तो जानवरों के शरीर में मांस बढ़ाने के लिए वो जानवरों को अनाज खिलाते हैं, गेहूं खिलाते हैं, गेहूं के अलावा चावल और चना आदि खिलाते हैं, और मकई खिलाते हैं, बाजरी खिलाते हैं। तो इन जानवरों को भोजन खिलाया जाता है। ये जानवर सभी प्रकृति से जो है ना घास खाने वाले हैं। गाय घास खाने वाली है, भैंस घास खाने वाली है, इसी तरह से सूअर जो है ना मनुष्य का मल और दूसरी चीजें खाने वाला है, इसी तरह से बकरी और बकरे पूरी तरह से शाकाहारी जीव है, और ये मुर्गा मुर्गी भी ज्यादातर ऐसी चीजें ही खाते हैं। तो ये जो जानवर हैं ये तो घास खाने वाले और चारा चरने वाले जीव हैं, लेकिन मांस उत्पादन करने वाली कंपनियां इनको जबरदस्ती गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर और बाजरी और मक्की ऐसी चीजें खिलाते हैं। इनको खिलाने से क्या फायदा होता है? ये अगर गेहूं खिलाया जाए जानवरों को, सोयाबीन खिलाया जाए जानवरों को, और बाजरी मक्की आदि खिलाई जाए जानवरों को, तो वो बहुत जल्दी मोटे होने लगते हैं, बहुत जल्दी उनके शरीर में चर्बी बढ़ने लगती है, बहुत जल्दी उनके शरीर में फैट बढ़ने लगता है, और बहुत जल्दी उनका शरीर भारी होने लगता है। और जानवरों को काटकर बेचने वाले जो लोग हैं उनके लिए तो सबसे अच्छा यही है कि जो जानवर जितना ज्यादा भारी होगा, जितना ज्यादा वजन होगा, उसमें मांस उतना ज्यादा ही निकलेगा, बिक्री होगी तो उसमें मुनाफा उतना ही ज्यादा होगा। तो मांस उत्पादन करने वाली कंपनियां जानवरों को वो भोजन कराती हैं जो भोजन मनुष्य के लिए है। अब वो मनुष्य का भोजन जब जानवरों को करा दिया जाता है तो मनुष्य के हिस्से में भोजन कम पड़ना शुरू हो जाता है, और वही भोजन की कमी हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को भूख से मार देती है। जो अनाज खिलाया जाता है वो कुल अनाज का लगभग
40% है भारत जैसे देशों में और 70% है अमेरिका जैसे देशों में। ये भारत और अमेरिका की दो अलग अलग श्रेणियां मैंने बनाई हैं। भारत का मतलब है दुनिया के गरीब देश, जैसे भारत एक देश है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। तो भारत जैसे दुनिया में 186 देश हैं जिनको गरीब देश कहा जाता है। आजकल अंग्रेजी भाषा में एक शब्द विकसित हुआ है इन देशों के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देश या विकसनशील देश। तो भारत और भारत जैसे गरीब देश है, आप समझ लीजिए विकासशील देश। तो 186 देश हैं भारत जैसे। इन सभी देशों में मांस उत्पादन के लिए कुल कृषि उत्पन्न का 40% जानवरों को खिलाया जाता है। अब दूसरी तरफ अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, कनाडा है और यूरोप के कई सारे देश हैं। इन देशों में कुल कृषि उत्पादन का लगभग 70% जानवरों को खिला दिया जाता है। आप सोचिए, अमेरिका में कुल जितना गेहूं पैदा होता है उस पैदा हुए गेहूं का 70% जानवरों को खिलाया जाता है। क्यों खिलाते हैं? अमेरिका के जानवर गेहूं खाकर, अमेरिका के जानवर सोयाबीन खाकर या कृषि उत्पन्न खाकर जल्दी से मोटे हो जाएं, जल्दी से उनके शरीर में मांस बढ़ जाए, ज्यादा मांस हो जाए, ज्यादा मोटे हो जाएं और उनको फिर काटकर उनका मांस दुनिया में बेचकर अमेरिका की मांस बेचने वाली कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाएं। औसत निकाला जाए, 70 और 40 को जोड़ दिया जाए 110 और इसका औसत निकाला जाए तो 55, माने दुनिया में औसतन आधा अनाज जानवरों को खिलाकर उनको मोटा बनाकर फिर उनका मांस कुछ लोग खाते हैं। अगर इस तर्क को सीधा सा समझने की कोशिश करें कि आधे से ज्यादा अनाज पहले हम जानवरों को खिलाएं, उनको मोटा बनाएं, फिर उनका मांस हम खाएं, इससे अच्छा सीधा सीधा यह है कि वो आधा अनाज सीधे ही हम खा जाएं, तो जितनी जनसंख्या की आज पूर्ति हो रही है उससे दोगुनी जनसंख्या की पूर्ति ऐसे ही हो जाए। जानते हो, धरती के जिस भाग पर खेती होती है उसका कितना हिस्सा इंसानों के खाने के लिए अन्न उपजाने में इस्तेमाल होता है? अपने सवाल को आसान बना देता हूँ। मान लो धरती पर कुल 100 वर्ग मीटर क्षेत्र है, 100 स्क्वायर मीटर एरिया है जिस पर खेती होती है, मान लो। तो उस एरिया का कितना हिस्सा आदमियों के खाने के लिए, अन्न पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है? बताओ। अन्न और दूसरी चीजें, शाक सब्जियां, फल, ये सब बताओ कितना? तुम हैरान रह जाओगे, सिर्फ 23%। अब झटका लगेगा, कहोगे अगर इतने बड़े क्षेत्र में खेती हो रही है 100 वर्ग मीटर में, तो उसका सिर्फ 23% दाल, चावल, ज्वार, बाजरा, सब्जियां, फल वगैरह उगाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो बाकी 77 स्क्वायर मीटर है, इसका इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? मेरे साथ साथ चलते रहो, सोचते भी रहो, दिमाग लगाओ, बताओ। खेती हो रही है, एक बड़े क्षेत्र में खेती हो रही है और आपको पता चलता है कि इस क्षेत्र में से बस जो 23% क्षेत्र है उसमें आदमियों के लिए खाना उपजाया जा रहा है। तो बाकी 77% में जो पैदा किया जा रहा है वो किसके लिए है? वो किसके लिए है? वो जानवरों के लिए है। कौन से जानवर? जिनको तुम मार के खाते हो। कुल जमीन जिस पर आदमी अन्न की पैदावार कर रहा है उसका 77% मांसाहार के लिए कटने वाले जानवरों को भोजन देने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब यह है कि इंसान इतने ज्यादा जानवर काट के खा रहा है कि 3/4 से ज्यादा खेती सिर्फ और सिर्फ उन जानवरों को अन्न देने के लिए होती है। भाई आपको भैंस काट के खानी है, आपको बकरा काट के खाना है, आपको मुर्गे काटने हैं, आपको भेड़ काटनी है, आपको गाय काटनी है, आपको सुअर काटने हैं, दुनिया भर के जानवर आपको काट काट के खाने हैं। और आपको लगता है कि मैंने तो जानवर खाया है। नहीं साहब, आपने जानवर नहीं खाया है। वो जो जानवर है उसको आप खा सकें इसके लिए पहले उस जानवर ने न जाने कितना अन्न खाया है। ये बात आपको समझ में नहीं आती। लोग कहते हैं देखो मैं घास पात नहीं खा रहा, मैं अगर घास पात खाऊंगा तो पेड़ कटेंगे, मैं तो इसीलिए जानवर को खा लेता हूं। और वो जानवर ने क्या खाया है? वो जानवर अपने आप ही बड़ा हो गया। और अगर आप 1 किलो अन्न खाते हैं तो आप बस 1 किलो अन्न खाते हैं। आपने कुछ खा लिया, दाल खा लिया, आपने चावल खा लिया, आपने गेहूं खा लिया, आपने कुछ खा लिया अपनी पसंद का। और कितना खाया आपने? 1 किलो। अब 1 किलो खाया तो 1 ही किलो खाया। लेकिन अगर आपने 1 किलो मांस खाया तो जानते हो उसके लिए तुमने कितना अन्न खाया? 1 किलो मांस खाने के लिए तुम 10 से 20 किलो अन्न पहले उस जानवर को खिलाते हो। जब जानवर 10 से 20 किलो दाना खाता है तब उसका 1 किलो मांस तैयार होता है। बात कुछ समझ में आ रही है? तो जानवर को खाने वाले कृपया ये ना सोचें कि वो पेड़ों को बचा रहे हैं। अगर तुमने, दोहरा रहा हूं, अगर तुमने दाल चावल खाया होता 1 किलो तो 1 ही किलो खाया। लेकिन अगर तुमने 1 किलो मांस खा लिया तो वो 1 किलो मांस अपने शरीर में पैदा करने के लिए उस जानवर ने पहले 10 से 20 किलो दाना खाया था, उसको इतना खिलाया गया, तब जाकर के उसका मांस पैदा हुआ था। और मांस ही नहीं, उस जानवर को बड़ा करने के लिए उस पर पानी की भी बहुत खपत हुई थी। और दुनिया में इस वक्त पानी की भी बहुत कमी है।
आपके सामने मांस आता है, आप सोचते हैं सिर्फ मांस है, वो मांस नहीं है, बहुत ज्यादा संसाधन लगे हैं तब वो 1 किलो मांस तैयार हुआ है, और उतने संसाधनों में न जाने कितने गरीबों का पेट भर जाता। इससे अब हम बात थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। जानते हो ये जो 77% एरिया इस्तेमाल हो रहा है जानवरों को मांस के लिए खिलाने के लिए, उससे आपकी कैलोरी की कुल आपूर्ति कितनी होती है? 18% बस। जानते हो उससे आपके प्रोटीन की कुल आपूर्ति कितनी होती है? 37% बस। उलझ तो नहीं रहे आंकड़ों में, मैं बहुत ज्यादा प्रतिशत वगैरह तो नहीं उछाल रहा हूं। देखो ये मेज है, ये मेज है, समझ लो इसमें 3/4 से भी ज्यादा क्षेत्र में क्या उगाया जा रहा है? भैंसों के लिए, बकरों के लिए, सुअरों के लिए, और पश्चिम में गायें बहुत काट के खाई जाती हैं, उनके लिए दाना उगाया जा रहा है कि इस दाने से उन जानवरों को खिलाएंगे ताकि फिर ला करके हम उनको काटें, ताकि मांसाहारी लोग मजे से स्वाद ले सकें मांस का। और जितने दुनिया के शाकाहारी हैं, बाकी जो 1/4 से कम माल है उसमें अपना काम चला ले रहे हैं, बल्कि उससे शाकाहारियों का नहीं, उससे मांसाहारियों का भी चल रहा है, क्योंकि मांसाहारी सिर्फ मांस थोड़ी खाते हैं, मांस के साथ तंदूरी भी तो चल रहा है, रोटी। ये जो लेकिन 77% क्षेत्र है, इससे पूरी दुनिया को जो प्रोटीन मिल रहा है उसकी सिर्फ 37% सप्लाई हो रही है। हम कहते हैं ना बार बार कि मांस खाओ, प्रोटीन के लिए नहीं साहब, इतना सारा क्षेत्र लग रहा है कृषि का, कृषि योग्य भूमि का मांस उपजाने के लिए, और उससे प्रोटीन कुल कितना मिल रहा है? 37%। माने 63% प्रोटीन कहां से रहा है? वो दालों से और चावलों से ही आ रहा है, जबकि उनको तुमने जमीन बहुत कम दी है, उनको तुमने इतनी कम जमीन दी है, फिर भी 63% दुनिया के प्रोटीन की आपूर्ति वही कर रहे हैं। और प्रोटीन तो प्रोटीन, दुनिया के 82% कैलोरी की ऊर्जा जिससे तुम काम करते हो, दुनिया की 82% ऊर्जा की आपूर्ति हो रही है वो जो दाल चावल तुम खा रहे हो उससे, और बड़े स्वाद के साथ, और बड़ी ऊंची ऊंची मेडिकल बातों के साथ कि देखिए साहब मांस खाएंगे तो एनर्जी आएगी और प्रोटीन आएगा, कैलोरी आएगा। ये जो तुम मांस खाते हो इससे तुम्हें प्रोटीन भी बहुत कम मिल रहा है और तुम्हें कैलोरी भी बहुत कम मिल रही है। कम से कम जितना क्षेत्र ये खा रहा है अपने को उपजाने के लिए, उसकी तुलना में तो बहुत ही कम मिल रही है। बात समझ रहे हो? लीले ले रही हैं, उनका मूल कारण मांसाहार है। हम कहते हैं ना कि अरे 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 जंगल से कुड़ते जा रहे हैं, अक्सर इस तरह की बातें तुमने सुनी होंगी कि प्रतिदिन न जाने कितने फुटबॉल मैदानों के बराबर, कितने फुटबॉल, 40 फुटबॉल मैदानों के बराबर जंगल काट दिए जाते हैं, उनमें से अधिकांशतः तो ब्राजील में जो अमेजन के जंगल है वही काटे जा रहे हैं। तुमने कभी सोचा है कि इतने जंगल काटने क्यों पड़ रहे हैं? कभी विचार किया है? ब्राजील का उदाहरण ले लो, बताओ क्यों काटने पड़ रहे हैं? वो जंगल इसलिए काटने पड़ रहे हैं ताकि उन जंगलों को काटकर उस जगह पर खेती की जा सके। खेती क्यों की जा रही हो? खेती इसलिए नहीं की जा रही है कि वो वहां जो खेती की जाएगी उससे जो अन्न पैदा होगा वो शाकाहारियों के पास जाएगा, इस भ्रम में नहीं रहिएगा। वहां खेती की जाएगी इसलिए ताकि वहां से जो अन्न दाना निकले वो गायों भैंसों को खिलाया जाए और फिर उनको आप काट करके उनका मांस खा सके। वहां एनिमल फार्म चलते हैं। ब्राजील मांस का बहुत बड़ा निर्यातक है, एक्सपोर्टर। तो जंगल इसलिए काटे जा रहे हैं ताकि मांसाहारियों को मांस मिलता रहे। मांसाहारियों के सर पर इल्जाम है, पाप है दुनिया भर के जंगल कटवाने का। आप एक तरफ तो चिकन चबाते हो, मटन चबाते हो, दूसरी ओर आपका नहीं नहीं मुझे दुनिया के जंगल की और पर्यावरण की बड़ी फिक्र है। तो आप पाखंडी हैं, आप हिपोक्रेट हैं, क्योंकि दुनिया के जंगलों के कटने का सबसे बड़ा कारण ही मांसाहार है। और ये तो कहिएगा ही नहीं कि मुझे पता नहीं था। दुनिया भर की व्यर्थ बातें आपको पता होती हैं, और पृथ्वी के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो आपको नहीं पता थी। पता थी नहीं या पता करना चाहते नहीं थे? पता इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि जबान के स्वाद पर या धार्मिक आस्थाओं पर चोट लगती है। इसी तरीके से हम कहते हैं अरे पशुओं की, पक्षियों की, पेड़ पौधों की इतनी प्रजातियां रोज विलुप्त हो रही हैं। जानते हो रोजाना 25 से 150 प्रजातियां हैं जानवरों की और कीट पतंगों की, पौधों की, जो हमेशा के लिए खत्म हो जा रही हैं, लौट के नहीं आएंगी अब। वो क्यों खत्म हो रही हैं? वो इसलिए खत्म हो रही हैं क्योंकि उनके घर हमने काट डाले। जब तुम एक जंगल काटते हो तो तुम पेड़ ही नहीं काटते हो, तुम न जाने कितनी प्रजातियों का हैबिटेट काट देते हो जहां पे वो बसा करती थी, उनका घर था। दुनिया की लगभग 1/3 आबादी भुखमरी के कगार पर है। मैंने आपसे कहा था कि 650 करोड़ की पूरी दुनिया है, उसमें 200 करोड़ लोगों को हर समय भुखमरी की हालत रहती है, और इनमें से 40,000 लोग हर दिन मर जाते हैं सारी दुनिया में भूख के कारण। अब इतने सारे लोग हर दिन मर रहे हो भूख के कारण, तो इन लोगों की भुखमरी खत्म हो जाए और 200 करोड़ लोगों की भुखमरी हमेशा के लिए खत्म हो जाए, उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था जिनका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO, उन्होंने एक सर्वेक्षण किया और उनकी रिपोर्ट यह कहती है कि सारी दुनिया के मांस खाने वाले लोग अपने मांस के उपभोग में सिर्फ 10% की कटौती कर दें। सिर्फ 10%। माने जो लोग सारी दुनिया में मांस खा रहे हैं ना, उनमें से 10% लोग शाकाहारी हो जाए तो एक भी बच्चा पूरी दुनिया में भूख से नहीं मरेगा और एक भी व्यक्ति पूरी दुनिया में भूख से नहीं मरेगा। इसको दो तरह से समझ सकते हैं। अमेरिका में हर आदमी साल में 165 किलो मांस खा जाता है। चीन में हर आदमी साल में 95 किलो मांस खा जाता है। यूरोप में हर आदमी साल में लगभग 130 किलो मांस खा जाता है, यूरोप और कनाडा मिला के। तो कनाडा और यूरोप में 130 किलो मांस आदमी साल में खा जाता है, अमेरिका में 165 किलो खा जाता है, चीन में करीब करीब
95 किलो मांस हर आदमी साल में खा जाता है। भारत में हर आदमी साल में जो मांसाहारी है 3.5 किलो मांस खा जाता है। तो भारत की गिनती अगर अमेरिका, चीन और यूरोप की तुलना में करें तो बहुत नीचे आती है मांस खाने वालों में। फिर भी भारत के लोग अगर 10% मांस कम खाएं या भारत में 10% लोग शाकाहारी हो जाएं, अमेरिका में हर आदमी जो 165 किलो मांस साल का खा रहा है, वो अगर 165 किलो मांस को 150 किलो कर दे साल में खाना, या कनाडा का आदमी 120 किलो कर दे या 115 किलो कर दे, और चीन का आदमी 80 किलो कर दे, अपने अपने मांस में 10% की कटौती कर दें अगर वो खाने में, तो दुनिया के 200 करोड़ लोगों का हमेशा के लिए पेट भरा जा सकता है। और 40,000 बच्चे जो रोज भूखे मर रहे हैं और बड़े लोग भी उनके साथ मर रहे हैं, उनकी जिंदगी में कभी भूखमरी से मौत नहीं हो सकती है। मतलब सीधा सा यह है कि मांसाहारी जीवन अगर छोड़ते हैं तो दुनिया के सारे लोगों को जिंदा रहने के लिए रास्ता खुलता है, दुनिया के लोगों का पेट भरता है। यह कितनी बड़ी बात है, और यह बात अभी अध्ययन में से निकल कर आई है जो संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं ने किया है। को शाकाहारी हो जाने में कितने फायदे हैं और दुनिया के लोग अगर मांसाहारी बने रहे तो कितने नुकसान हैं, छोटी छोटी कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बात यह बताना चाहता हूं कि एक साथ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण अगर फैलता है तो मांस खाने वाले लोगों के कारण फैलता है। क्यों? प्रदूषण में जिन जिन चीजों को हम गिनते हैं, हवा जहरीली हो रही है, पानी जहरीला हो रहा है, हवा में कमी आ रही है, पानी में कमी आ रही है, और खेत के लिए काम आने वाली मिट्टी में खराबी आ रही है, और जंगल तेजी से कट रहे हैं, पूरी दुनिया में पेड़ों की संख्या कम हो रही है, ये सब कारण माने जाते हैं पर्यावरण प्रदूषण। दुनिया में जो अध्ययन हो रहे हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, वो अध्ययन ये बता रहे हैं कि सारी दुनिया में तेजी के साथ जो जंगलों में कटाई हो रही है, उस कटाई का सबसे बड़ा कारण है मांस उद्योग का बढ़ते चले जाना। तेजी से जंगल खत्म हो रहे हैं, तेजी से जंगल कट रहे हैं, वो मांस उद्योग के कारण जंगल कट रहे हैं और जंगल खत्म हो रहे हैं। आप बोलेंगे वो कैसे हो रहे हैं? मांस उद्योग के द्वारा मांस का उत्पादन करने के लिए और उत्पादन को पैक करने के लिए और उस पैकिंग को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए सबसे ज्यादा जो कच्चा माल खर्च हो रहा है वो लकड़ी खर्च हो रही है। आपने देखा है मांस के जो पैकेट होते हैं, जो डब्बे बनाए जाते हैं, उन डब्बों में जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, जिन चीजों से वो डब्बे बनाए जाते हैं, उन चीजों का सबसे ज्यादा आने का काम वो जंगल से ही होता है। जंगल में खास किस्म के पेड़ों का कटना, उसके द्वारा खास किस्म के कागज का उत्पादन और उस खास किस्म के कागज का पैकिंग के लिए उपयोग, और उस पैकिंग को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए और बड़ी पैकिंग का उपयोग, इसमें सबसे ज्यादा जंगल कटते हैं। और उन जंगलों के कटने से सारी दुनिया में पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि तेजी के साथ जंगलों की समाप्ति अगर हमें रोकनी है और जंगलों को बढ़ावा देना है तो यह मांस उद्योग को बंद कर दिया जाए, तभी यह संभव हो पाएगा, अन्यथा वो संभव नहीं हो पाएगा। दूसरा, सारी दुनिया में पानी का सबसे ज्यादा खर्चा अगर कोई करता है तो यह मांस उद्योग करता है। मैं आपको एक हैरान करने वाले आंकड़े की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। 1 किलो मांस पैदा करना पड़े और 1 किलो गेहूं पैदा करना पड़े, 1 किलो मांस पैदा करना पड़े और 1 किलो चावल पैदा करना पड़े, 1 किलो दाल पैदा करनी पड़े और 1 किलो मांस पैदा करना पड़े, 1 किलो मक्की और बाजरा पैदा करना पड़े और 1 किलो मांस पैदा करना पड़े, दोनों स्तर पर उपयोग होने वाले पानी में कितना अंतर है, जमीन आसमान का। आप जानते हैं सबसे ज्यादा पानी का उपयोग होता है चावल की खेती में, चावल पैदा करने में सबसे ज्यादा पानी लगता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर गन्ने की खेती में सबसे ज्यादा पानी लगता है। तो गन्ने और चावल की खेती में से अगर 1 किलो चावल हम पैदा करें, 1 किलो चावल पैदा करने में 5000 लीटर पानी खर्च होता है। खराब से खराब जमीन की बात कर रहा हूं मैं। और अगर जमीन बहुत अच्छी है, जमीन बहुत उपजाऊ है, जमीन में नमी बहुत है, तो 1 किलो चावल पैदा करने में मात्र 3 से 3500 लीटर पानी खर्च होता है। तो 1 किलो चावल पैदा करें तो अच्छी जमीन पर 3-3500 लीटर पानी खर्च होगा, खराब से खराब जमीन पर 5000 लीटर पानी खर्च होगा 1 किलो चावल पैदा करने में। 1 किलो गेहूं अगर पैदा करना पड़े तो खराब से खराब जमीन पर जो पानी का खर्चा है वो 1000 से 1500 लीटर है, और अच्छे से अच्छे जमीन पर पानी का खर्चा 700 से 800 लीटर है। अगर 1 किलो मक्की और बाजरी पैदा करना पड़े तो 1 किलो बाजरी पैदा करने में मात्र 500 लीटर पानी लगता है, 1 किलो मक्की पैदा करने में 700-750 लीटर पानी लगता है। माने आप अगर देखना चाहें तो इस बात को देखें कि 1 किलो चावल हो या 1 किलो गेहूं हो या 1 किलो मक्की हो या 1 किलो बाजरी हो, इन सबको पैदा करने में अधिक से अधिक 5000 लीटर पानी और कम से कम 500 लीटर पानी खर्च होता है। माने 500 लीटर से लेकर 5000 लीटर के पानी में 1 किलो भोजन और अनाज पैदा होता है। अब दूसरी तरफ हम देखें, 1 किलो मांस पैदा करना पड़े, गाय का मांस पैदा करना पड़े जिसको बीफ कहते हैं, सुअर का मांस पैदा करना पड़े जिसको पोर्क कहते हैं, और मटन आदि कोई भी मुर्गे मुर्गियों का मांस पैदा करना पड़े तो 1 किलो मांस पैदा करने में 70000 लीटर पानी खर्च होता है। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के आंकड़े। संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं का कहना है कि 1 किलो बीफ पैदा करें या 1 किलो पोर्क पैदा करें या 1 किलो मटन पैदा करें तो कम से कम 70000 लीटर पानी खर्च हो जाएगा, और 1 किलो गेहूं चावल चना आदि पैदा करें तो 500 लीटर से 5000 लीटर में काम हो जाएगा। मतलब सीधा सा यह है कि 1 किलो अनाज पैदा करने में जितना पानी खर्च होता है उससे लगभग 10 गुना से लेकर 100 गुने तक ज्यादा पानी खर्च होता है मांस पैदा करने में। अब आप जरा सोचिए कि सारी दुनिया में अगर 1 किलो मांस पैदा करने में 70000 लीटर पानी खर्च हो रहा है तो 28 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन, 28 करोड़ में 1000 का गुणा कर लो, इतने करोड़ किलोग्राम, और उसमें फिर 70000 का गुणा करो, कितने करोड़ लीटर पानी की बर्बादी होती है मांस के उत्पादन। और आप जानते हैं पानी एक ऐसी वस्तु है जिसको किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा कारखाने में नहीं बनाया जा सकता और कितने ही पैसे खर्च करके आपके घर में पैदा नहीं किया जा सकता। पानी तो एक ऐसी वस्तु है जो प्रकृति के द्वारा ही हमको मिलती है। प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें से पानी हमको मिलता है। समुद्र का पानी गर्मियों में वाष्प बन के उड़ता है, बादलों के रूप में इकट्ठा होता है, फिर बादलों में संघनन की क्रिया चलती है, और जब कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है तो बादल बरस पड़ते हैं और पानी हमें मिल जाता है। इसी प्रकृति की प्रक्रिया के तहत एक एक बूंद पानी मिलता है, और उस एक एक बूंद पानी का सबसे ज्यादा दुरुपयोग अगर कहीं हो रहा है तो मांस पैदा करने वाले उद्योगों में हो रहा है। 1 किलो मांस के लिए 70000 लीटर पानी की बर्बादी। तो मांस उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए जितने पानी का खर्चा हो रहा है उतने ही पानी में 20 करोड़ परिवारों का जिंदगी भर के लिए, अगर 100 साल की जिंदगी मानी जाए तो जिंदगी भर के लिए पानी का खर्चा निकल सकता है।
इसका मतलब समझते हैं, सारी दुनिया में 20 करोड़ परिवार भारत देश में है, तो पूरी दुनिया में भारत जैसे देश के लोगों का जिंदगी भर के लिए खर्चा निकल आए, इतने पानी का उपयोग भारत के लोग कुल मिलाकर जितना करते हैं, उतना दुनिया का मांस उद्योग पानी को बर्बाद कर देता है मांस के उत्पादन में। कितनी पानी की बर्बादी हो रही है इस मांस के उत्पादन में, आप सोचिए। करोड़ों लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है दुनिया में, और इधर मांस उद्योग हजारों करोड़ लीटर पानी की बर्बादी कर रहा है। हमें अफसोस है, ये कहते हुए कोई खुशी नहीं होती, आजादी के 63 साल के बाद भी इस देश में लगभग 14 करोड़ परिवारों को पीने का शुद्ध पानी नहीं है। 20 करोड़ तो कुल परिवार है, 6 करोड़ परिवारों के पास तो पीने का शुद्ध पानी है, 14 करोड़ परिवारों के पास पीने का शुद्ध पानी नहीं है। 14 करोड़ परिवारों की माताओं बहनों को पीने का शुद्ध पानी लेने के लिए अपने अपने घर से 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है, एक बाल्टी पानी लाना पड़ता है। और भारत देश में 14 करोड़ परिवारों में यह दृश्य रोज देखने को मिलता है कि माताएं बहनें सवेरे 3-4 बजे उठती हैं, एक खाली बाल्टी लेके जाती हैं, उसमें पीने का पानी भर के लाती हैं, फिर भोजन बनाती हैं, फिर दोपहर को वही बाल्टी खाली लेके जाती हैं, फिर पीने का पानी लाती हैं, फिर शाम का भोजन बनता है, और इसी में उनका पूरा जीवन तमाम होता है, पीने का पानी लाने और भोजन बनाने में। जैसे देश में मांस उत्पादन करने वाली कंपनियां हजारों करोड़ लीटर पानी का दुरुपयोग करें, और सारी दुनिया में मांस पैदा करने वाली कंपनियां करोड़ों करोड़ों लीटर पानी का दुरुपयोग करें, यह बहुत बड़ा अन्याय और अत्याचार है जो पानी को लेकर पूरी दुनिया के लोगों के ऊपर किया जा रहा है। दूसरा बड़ा अन्याय और अत्याचार क्या होता है, जब जानवरों का मांस बाजार में बिकता है तो उनको कत्ल किया जाता है। कत्ल करने के लिए कत्ल खाने बनाए जाते हैं। इन कत्ल खानों में जब जानवरों को कत्ल किया जाता है तो बहुत बेरहमी के साथ किया जाता है, बहुत हिंसा होती है, बहुत अत्याचार होता है। आप अगर देख लेंगे किसी जानवर को कत्ल खाने में कत्ल होते हुए तो बहुत दिन तक शायद आपको नींद नहीं आएगी, आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा। इतने ज्यादा बर्बरता से जानवरों को कत्ल किया जाता है। और जानवरों का कत्ल होते समय उनकी जो चीत्कार निकलती है, उनके शरीर से जो स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं और उसकी जो शॉक वेव्स निकलती हैं, वो पूरी दुनिया को तरंगित कर देती हैं, कंपायमान कर देती है। आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं। जब किसी जानवर को काटा जाता है तो क्या स्थिति होती होगी, आप इसको थोड़ी देर की कल्पना करके समझने की कोशिश करिए। आपके ऊपर अगर कोई व्यक्ति हमला करे और आपको मार डालने की कोशिश करे तो आपने महसूस किया है, आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उस समय आपने महसूस किया होगा, आपके माथे पे बहुत तेज पसीना आने लगता है, आपकी हथेलियों में पसीना आने लगता है, आपके पांव में पसीना आने लगता है, आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। माने शरीर में कुछ खास तरह के परिवर्तन आते हैं जब कोई हमारे ऊपर हमला करता है। और हमला करने की स्थिति में हमारा शरीर, हमारा मन दो ही प्रयास करता है, या तो हमलावर से हम लड़ जाएं, भिड़ जाएं, या वहां से भागकर अपनी जान बचाएं। तीसरा कोई प्रयास आपका शरीर उस समय नहीं कर सकता। तो आप सोचिए कि जब आपके ऊपर कोई हमला करने के लिए तैयारी करता है और आपके शरीर में इस तरह के बड़े परिवर्तन आते हैं, तो जानवरों की जब हत्या की जाती है तो उनके ऊपर जब हमला किया जाता होगा तो उनके शरीर में कितने परिवर्तन आते होंगे। कत्ल खानों को अंदर से जिन लोगों ने देखा है, कत्ल खानों के ऊपर जिन लोगों ने फिल्में बनाई हैं, कत्ल खानों के ऊपर जिन लोगों ने वीडियो फिल्में बनाई हैं, वो सारी दुनिया में अभी उपलब्ध हैं। कभी आप चाहें तो आपको भी वो सब दिखाई जा सकती हैं। लेकिन मैंने तो वो फिल्में देखी हैं, मुझे 3-3 दिन नींद नहीं आई है, बहुत सारे दिन तक खाना खाने का दिल नहीं किया है। इसलिए कई बार लगता है कि लोगों को यह हिंसा क्यों दिखाई जाए, क्रूरता क्यों दिखाई जाए। बहुत तकलीफ की स्थिति में जानवरों को काटा जाता है। गाय को जब काटते हैं, भैंस को जब काटते हैं, बैल को जब काटते हैं, ऐसे ही नहीं काट देते एकदम में, धीरे धीरे उनको तड़प तड़प के मरने के लिए मजबूर होने की स्थिति में काटते हैं। पहले तो उनको भूखा रखा जाता है और बार बार भूखा रख के उनके शरीर को कमजोर किया जाता है। फिर इनके ऊपर गर्म पानी की बौछार डाली जाती है, और वो गर्म पानी 70 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है। उस गर्म पानी की बौछार में जानवरों का शरीर फूलना शुरू हो जाता है, उसमें सूजन आना शुरू हो जाती है। जब शरीर पूरी तरह से फूल जाता है, गाय बैल भैंस तड़पते रहते हैं, चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, तब जीवित स्थिति में उनकी खाल को उतारा जाता है। और जीवित स्थिति में खाल को उतारकर जो खून इकट्ठा होता है, वो खून भी जीवित स्थिति में इकट्ठा किया जाता है। फिर गर्दन पे एक तरफ छोटा सा कट लगाया जाता है, गर्दन एक तरफ लुढ़क जाती है, फिर उसमें से बल 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 खून निकलना शुरू होता है। तब तक जानवर तड़पता रहता है, अपने को छुड़ाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कसाई उसको पूरी तरह से मार नहीं देते हैं। जब धीरे धीरे स्पंदन कम होते जाते हैं, तब जाके पूरी गर्दन काटी जाती है। फिर उसके पांव अलग से काटे जाते हैं, फिर शरीर का एक एक अंग उसमें से निकाला जाता है। अंदर की अंतड़ियों को खींच के निकालते हैं, बड़ी आंत को खींच के निकालते हैं, छोटी आंत को खींच के निकालते हैं। माने इतनी ज्यादा बर्बरता और क्रूरता के साथ उनको कत्ल किया जाता है। अक्सर यह देखा गया है कि जानवरों में जैसे गाय है, या तो बैल है, या तो भैंस है, या तो सुअर है, या तो मुर्गे मुर्गियां हैं, इनकी गर्दन पर जब एक कट लगा देते हैं, पूरी गर्दन नहीं काटते, तो वो जिंदा रहने के लिए इतना चीखते तड़पते चिल्लाते हैं कि कोई उनकी चीख पुकार सुन नहीं सकता, सिवाय उन बहरे कानों के जो रोज उनको नॉकिंग बॉक्स में लाया जाता है। उस नॉकिंग बॉक्स में उसको टेक्निकली स्टन किया जाना चाहिए या निश्चेतन किया जाना चाहिए। निश्चेतन करने की प्रक्रिया कानून में दी गई है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के रेगुलेशंस के अंतर्गत बताया गया है कि बकरों को तो कनपट्टियों पे इलेक्ट्रिक करंट देकर कैलकुलेटेड करंट थ्रू अ स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट, स्टनिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे बेहोश किया जा सकता है। भैंसों के लिए बिल्कुल माथे पे, आंखों के बीच में उनको एक झटका दिया जाता है, जिससे पहले पेलेट्स होते थे, एक स्टन गन होती थी, उससे दिया जाता था, लेकिन अब ये एयर प्रेशर से दिया जाता है। और ये दो प्रकार का होता है, एक हलाल, एक नॉन हलाल। हलाल में मांस फटता नहीं है, छेद नहीं होता सर पर, और नॉन हलाल में वो पेनिट्रेट कर जाता है, पूरे इसमें छेद हो जाता है और वो भैंस निश्चेतन हो जाती है, बेहोश हो जाती है, मरती नहीं है, बेहोश हो जाती है। और फिर जब उसकी गर्दन काटी जाए तो उसको कटने का पता नहीं लगता। ये लॉजिक है निश्चेतन करने का। मतलब कोई निश्चेतन नहीं करता, जैसे ही भैंस पहुंचती है नॉकिंग बॉक्स में, उसको वो पूरी रेस में तो उसके ऊपर पानी छिड़कते हुए जाते हैं, जैसे नॉकिंग बॉक्स में पहुंचती है उसके ऊपर लाइव वायर फेंक देते हैं, और वो स्टन तो नहीं होती, इलेक्ट्रोक्यूट हो जाती है। और जब वो इलेक्ट्रोक्यूट हो रही होती है तो दूसरी तरफ से उसकी गर्दन काट देते हैं, मतलब नस जो जगुलर वेन्स हैं वो काट देते हैं। जगुलर वेन्स काटने के बाद जो जब एक तरफ से वो कट रही होती है तो दूसरी तरफ से उसके पैर को, पिछले पैर में हुक लगा के चेन बांध रहे होते हैं, और साथ में पुली उसको उल्टा टांग रहा होता है, और कन्वेयर बेल्ट उसको खींचते हुए आगे ले जाती है। अब अगली भैंस नॉकिंग बॉक्स में आ गई। 1 मिनट के अंदर ये काम होना होता है, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट चलता है 70 से 80 जानवर प्रति घंटे की रफ्तार से। यानी एक भैंस के लिए 1 मिनट से कम होता है कि वो आए, इलेक्ट्रोक्यूट हो, यहां से उसकी गर्दन कटे, वहां से उसके पैर में हुक बांधा जाए और उसको उल्टा कर दिया जाए। अब जो भैंस आगे जा चुकी है उसकी गर्दन फटी हुई है और उसका खून निकल रहा है,
उसकी टांग, जो पिछली टांग है, वो 400 किलो का वजन झेलने लायक नहीं है, लेकिन उसका पूरा शरीर चरमरा रहा है क्योंकि वो 400 किलो उसकी पिछली टांग पे लटका हुआ है और वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह वो अपना पैर छुड़ा ले, किसी तरह वो बच जाए। अगले स्टेशन पे पहुंचती है। अब असेंबली लाइन में खड़े हुए हैं लोग एक एक स्टेशन पर। पहले स्टेशन पे पहुंची, पूंछ काटी गई। एक आदमी है, वो सिर्फ पूरे दिन पूंछ काट रहा है। अगली भैंस आई, पूंछ काटी, अगली भैंस आई, पूंछ काटी, सिर्फ पूंछ काटने का काम करता है। फिर भैंस कन्वेयर बेल्ट से आगे मूव कर जाती है। अगले स्टेशन पे पहुंची, किसी ने खुर काटे। फिर अगले स्टेशन पे पहुंची, किसी ने कान काटे। फिर अगले स्टेशन पे पहुंची, किसी ने साइड से चीरा लगाया। अभी तक भैंस जिंदा है। साइड से चीरा लगाने के बाद किसी ने मशीन अटका दी, वो जो रोल करके उसकी पूरी खाल को उतार देगी। उसकी पूरी खाल उतर गई, मशीन ऐसे रोल करके उसकी खाल को खींचते हुए ले गई। भैंस अभी जिंदा है और जीवन की आशा उसको अभी भी है। फिर अगले स्टेशन पे उसके जो पेट के अंग हैं उन सबको बाहर निकाला जाता है। अक्सर पाया जाता है कि उसका गर्भाशय जो उन्हीं अंगों में से एक है, उसमें बच्चा भी था, क्योंकि जरूरी नहीं है कि गाभिन भैंस कटे ना। कभी कभी भैंस को दूध देने से ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है भैंस को मीट के लिए बेच देना। तो बहुत कॉमनली देखा है, चूंकि मेरी बदकिस्मती रही है कि मैंने उतने बूचड़खाने देखे हैं जितने शायद किसी को नर्क में भी भगवान ना दिखाए, बट इतनी गाभिन भैंसों को काटा जाता है कि वो इमेजिनेशन से ही परे है। तो ये जो बाहर लोग सोचते हैं ना कि वो तो बच्चा देने वाली है तो उसको क्यों काटेंगे, डेफिनेटली काटेंगे। दूध देने पे उसको जितने पैसे मिलेंगे उससे कहीं ज्यादा पैसे उसको बूचड़ खाने वाला देता है, क्योंकि एक्सपोर्ट में इतना प्रॉफिट है। अब भैंस मर चुकी है और आगे कन्वेयर बेल्ट पे उसके बॉडी के और टुकड़े 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 किए जाते हैं। उसके बाद अगला अब वो एक अलग रेल में पहुंच चुकी है। फिर उसका कार्कस प्रोसेसिंग सेंटर जो उसी के पीछे है वहां पे भेजा जाता है। लोग वहां पे एप्रन वेप्रन पहन के बहुत सफाई से उसके टुकड़े टुकड़े करके उसकी पैकेजिंग करते हैं, लेबल लगाते हैं, कोल्ड स्टोरेज में भेज देते हैं, जहां प्लेट फ्रीजर्स होते हैं, ब्लास्ट फ्रीजर्स होते हैं जो -30 -35 डिग्री तक उसको रखते हैं, और उसके बाद रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में वो एक्सपोर्ट के लिए चला जाता है। काट काट के उनके मांस को अब आप क्या समझते हैं, ये जो क्रूरता होती है, इस क्रूरता में जानवरों की जो चीत्कार निकलती है, जो चीखें निकलती हैं, वो पूरे वातावरण में ही घूमती रहती हैं। आज का जो आधुनिक विज्ञान है, उस आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि मरते समय किसी व्यक्ति के मुंह से निकली गई चीख पुकार, वो जानवर हो या व्यक्ति हो, अगर उसको क्रूरता से मारा जाता है, अगर उसको हिंसा से मारा जाता है, तो उसके शरीर से निकलने वाली जो चीख पुकार है, उनको वाइब्रेशंस में, उनको वेव्स की थ्योरी में जब समझाया जाता है, तो स्ट्रेस हार्मोन जो निकलते हैं शरीर से और उनसे जो नेगेटिविटी निकलती है, जो नेगेटिव वेव्स निकलती हैं, वो पूरे वातावरण को बुरी तरह से प्रभावित करती है। और उस वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अन्य सभी मनुष्यों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और अन्य सभी मनुष्यों के मन में नकारात्मक भाव ज्यादा से ज्यादा आते हैं, और नकारात्मक भाव जब ज्यादा से ज्यादा लोगों में आते हैं तो हिंसा करने की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ती है। तो जानवरों को हिंसा करके जिस तरह से मारा जाता है, उस हिंसा की प्रतिक्रिया सीधे साधे सच्चे भोले वाले लोगों के ऊपर भी बहुत ज्यादा तेजी से होती है। दुनिया के वैज्ञानिक अब इस बात पर सहमत हो रहे हैं कि जानवरों को मारकर जो हिंसा हो रही है और उससे जो शॉक वेव्स निकल रही हैं सारी दुनिया में, ये सीधे साधे भोले भाले स्वस्थ लोगों के मन मस्तिष्क को इतनी ज्यादा प्रभावित कर रही हैं कि लोग बहुत ज्यादा नकारात्मक और हिंसक हो रहे हैं, और नकारात्मकता और हिंसा सारी दुनिया में बढ़ रही है, तो अत्याचार और पाप पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। वो जानवरों की होने वाली हत्या। दिल्ली विश्वविद्यालय में 2 प्रोफेसर हैं जिन्होंने पिछले 20 साल इस पर रिसर्च किया और अध्ययन किया है। उनका तो यह दावा है, वो दोनों प्रोफेसर इस देश के, एक का नाम है श्री मदन मोहन और एक दूसरे उनके सहयोगी, बहुत बड़े भौतिक शास्त्री हैं दोनों। भारत सरकार ने उनको पुरस्कार दिया है इस बात के लिए। उनकी फिजिक्स की रिसर्च ये कहती है कि जानवरों को जितना ज्यादा कत्ल किया जाएगा, जानवरों को जितना ज्यादा हिंसा से मारा जाएगा, उतना ही अधिक दुनिया में भूकंप आएंगे, उतने ही अधिक दुनिया में जलजले आएंगे, उतने ही अधिक दुनिया में प्राकृतिक आपदा होगी, उतने ही अधिक दुनिया में संतुलन बिगड़ेगा, असंतुलन बढ़ेगा। ये कोई ज्योतिष व्यक्ति का कहना नहीं है, कोई पाखंडी व्यक्ति का कहना नहीं है। भौतिक शास्त्री इस देश में जिनको भारत सरकार ने पुरस्कार दिया है, प्रोफेसर मदन मोहन, उनकी रिसर्च है, उनकी थीसिस है। 20 साल काम किया उन्होंने इस विषय पर। उन्होंने काम किया कि जहां जहां कत्लखाने दुनिया में है भारत में, और वहां जाकर उन्होंने रहकर देखा, शॉक वेव्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया और उनको नापा, उनको तौला, उनका अभ्यास किया, और उन्होंने पाया कि ज्यादा से ज्यादा दुनिया में प्राकृतिक रूप से जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनका एक बड़ा कारण कत्लखाने हैं और उनमें से निकलने वाले जानवरों की चीख पुकार है। एक आपको आंकड़ा दूं, कमजोर दिल वाले ना सुने, या जिन्होंने ज्यादा खावा लिया वो ना सुने, उलट दोगे। पिछले 50 सालों में ही कुल मिलाकर के जितनी हमारी वाइल्ड पॉपुलेशन थी जंगलों के भीतर, हम उसका 75% समाप्त कर चुके हैं। मतलब दुनिया भर के जंगलों में कुल मिलाकर के अगर 40 पशु पक्षी हुआ करते थे तो सिर्फ 50 साल के अंदर हमने उसको 10 कर दिया है, 75% साफ कर दिए। ये है थलचर जो रहते हैं जमीन पर, और जब उनकी बात करो जो रहते हैं पानी के नीचे, 85% साफ कर दिए। कोई नहीं बच रहा इस पृथ्वी पर हमारे अलावा। हम किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, एकदम ही नहीं कोई बच रहा।
सोचिए ना, 85% पॉपुलेशन डिक्लाइन, मनुष्य की तादाद बढ़ती जा रही है और दूसरों को पिछले 50 साल के अंदर अंदर हमने 85% खत्म कर दिया। नहीं तो तालाबों में मछलियां कितनी हो जाएंगी और जंगलों में सूअर और भैंस कितने हो जाएंगे? आपको क्या लग रहा है ये सब प्राकृतिक रूप से पैदा हो रहे हैं? आप जो मांस खाते हो वो 90-95% कृत्रिम रूप से पैदा किया जाता है आपकी हवस मिटाने के लिए। ये ऐसा थोड़ी है कि मुर्गे जंगलों में घूम रहे थे और आपके लिए जाकर के उनको कसाई लोग और रेस्टोरेंट वाले पकड़ के लाए हैं। ये जंगलों से नहीं आ रहे हैं, इन्हें जबरदस्ती पैदा किया जा रहा है और इन्हें जबरदस्ती पैदा किया जा रहा है, खिलाया जा रहा है जंगल काट काट के। तो मांसाहार से जो 2-3 चीजें हैं सबसे खतरनाक, वो तो समझ में आई गई होंगी, अभी उसमें और भी जोड़ूंगा। पहली चीज, जंगल कट रहे हैं इसकी वजह से। दूसरी चीज, प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं इसकी वजह से। तीसरी चीज, जितनी तुम इसको संसाधन दे रहे हो, जितनी जगह दे रहे हो एनिमल एग्रीकल्चर को, उसके अनुपात में मांस से न कैलोरी मिल रही है न प्रोटीन मिल रहा है। अब आओ चौथी चीज पर, क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग, इसका नाम तो सभी ने सुना ही होगा। जानते हो ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी से बड़ी वजह क्या है? मांसाहार। ईआरजे साहब ने बड़े भोलेपन से, जाने भोलापन है, जाने बात को छुपाने की मंशा है, कई बार जब कुछ पूर्वाग्रह हमारे मन में बहुत गहरे बैठे होते हैं तो उनको कायम रखने के लिए हम तथ्यों को भी तोड़ने मरोड़ने लग जाते हैं। खैर, जो भी कर रहे हैं ईआरजे, बात समझिए। इतना तो तुमने कह दिया कि आचार्य जी शायद आपको पता नहीं है कि क्लाइमेट चेंज मांस खाने से नहीं, गैसों से होता है। अरे वो गैसें क्या आसमान से टपकती हैं? गैस कहां से आ रही हैं? जिन गैसों के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज इन्हें बोलते हैं, सर्वोपरि उनमें कौन है? मीथेन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद वाटर वेपर है और तमाम अन्य गैसेज हैं। पर सबसे ज्यादा जो उत्तरदायी है गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए पृथ्वी पर, वो है इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहां से आ रही है तुम्हें कुछ पता है? वो एनिमल एग्रीकल्चर से आ रही है। मीथेन पैदा होती है उससे और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जितने तुम जानवर बड़े बड़े पैदा कर रहे हो काट के खाने के लिए, इन्हीं जानवरों के शरीर से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं। तो क्लाइमेट चेंज की बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी मांस खाने वाले लोगों के ऊपर है। वो जो तुम्हारी प्लेट पर मांस रखा हुआ है वही जिम्मेदार है क्लाइमेट चेंज का। तुम इधर उधर की क्या बात कर रहे हो कि अरे नहीं, कार का नया मॉडल ले लेंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेगा, अरे नहीं चलो थोड़ा सा एक बल्ब कम जलाते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। बेवकूफी की बातें। जो सबसे बड़ी बात है वो मुद्दा तो तुम छुपा रहे हो। ये जो मांस खा रहे हो तुम, इसी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है दुनिया भर का। कुछ अनुमान कहते हैं कि ये सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज का, कुछ कहते हैं नहीं, ये पहला नहीं नंबर 2 का कारण है। पर इस बात पर तो सब वैज्ञानिक और सब सर्वेक्षण और सब रिसर्च सहमत है कि या तो मांसाहार क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण है, नहीं तो दूसरे नंबर का कारण है। शोध हुई है पिछले 50 साल में इस विषय पर कि शाकाहारी जीवन अच्छा या मांसाहारी जीवन अच्छा। दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने और डॉक्टरों ने यह बताया है, अमेरिका के भी वैज्ञानिक, यूरोप के भी वैज्ञानिक, भारत के वैज्ञानिक, चीन के और लैटिन अमेरिका के, दुनिया के सभी क्षेत्रों के वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि शाकाहारी व्यक्ति ज्यादा स्वस्थ होता है, मांसाहारी व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है और हमेशा तकलीफों में रहता है। इनको अगर आंकड़ों में मैं बताने की कोशिश करूं तो एक शाकाहारी आदमी को एक मांसाहारी आदमी की तुलना अगर करें तो एक मांसाहारी आदमी में शाकाहारी आदमी की तुलना में 23 गुना ज्यादा जल्दी कैंसर होने की संभावना होती है। इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि एक साधारण आदमी में अगर साल भर में कैंसर विकसित होने की संभावना है तो मांसाहारी आदमी में उससे 23 गुना कम समय में कैंसर होने और विकसित होने की संभावना। इसको और सरल भाषा में समझाऊं, एक शाकाहारी आदमी को 23 साल में अगर कैंसर होगा तो एक मांसाहारी आदमी को 1 साल में ही हो जाएगा और मरने की संभावना उसकी 1 साल में ही पैदा हो जाएगी। मतलब इसको ऐसे कहें कि शाकाहारी आदमी 23 साल ज्यादा जिंदा रहेगा, मांसाहारी आदमी उससे 23 साल पहले मरेगा कैंसर की स्थिति में। इसी तरह से डायबिटीज है और हार्ट अटैक है। डायबिटीज और हार्ट अटैक के बारे में सारी दुनिया के वैज्ञानिकों का यह है कि जो शाकाहारी आदमी है उससे 40 गुना ज्यादा संभावना है मांसाहारी आदमी के डायबिटिक होने की और उसके हार्ट अटैक आकर मर जाने की। इसी तरह से अन्य बीमारियां हैं, जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मोटापा है, फैटी होना है, ओबेसिटी होना है, इसकी संभावना तो कई 100 गुना ज्यादा है मांसाहारी में शाकाहारी की तुलना। सारे दुनिया के वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि शाकाहारी जीवन ही स्वस्थ जीवन है और शाकाहारी जीवन को जीकर ही आप ज्यादा दिन जिंदा रह सकते हैं। मांसाहारी होकर तो बहुत जल्दी मरेंगे और मरेंगे। अभी कई बार ये मांसाहारी लोग एक तर्क देते हैं, वो ये देते हैं कि मांस में प्रोटीन ज्यादा मिलती है और प्रोटीन का दूसरा हमारे पास कौन सा स्रोत है अगर हम मांस नहीं खाएं तो। आपको सुनकर ताज्जुब होगा और हैरानी होगी कि मांस में जितनी प्रोटीन मिलती है लगभग उतनी ही और उससे थोड़ी ज्यादा प्रोटीन हमको दालों में मिलती है। अगर आप 1 किलो मांस खाते हैं और 1 किलो मांस में जितनी प्रोटीन आपको मिलनी है उससे ज्यादा प्रोटीन 1 किलो मूंग की दाल खा लो उसमें मिल जाएगी आपको। और 1 लीटर जो है ना, अगर आपको कैल्शियम चाहिए और कैल्शियम के साथ साथ दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो 1 किलो मांस खाने से अच्छा है 1 लीटर गन्ने का रस पी लो, 1 लीटर संतरे का रस पी लो, 1 लीटर मौसम्मी का रस पी लो, गाजर का रस पी लो, टमाटर का रस पी लो। मांस से तो कई गुना सस्ता है।
और कैल्शियम देने में मांस से ज्यादा आगे है, प्रोटीन देने में आगे है, हजम बहुत जल्दी हो जाता है, पाचन उसका बहुत जल्दी हो जाता है। तो 1 किलो मांस खाने से अच्छा 1 किलो दाल खाना, 1 किलो मांस खाने से अच्छा 1 लीटर जूस पी लेना। हर स्थिति में शाकाहारी भोजन मांसाहारी भोजन से क्वालिटी में बहुत अच्छा है और कीमत में बहुत सस्ता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक कैलकुलेशन किया, वो ये कि अगर हम 1 एकड़ खेत में खेती करें और 1 एकड़ खेत की खेती में साल में 4 फसल लें और 4 फसल में गेहूं भी हो, 4 फसल में चावल भी हो जाए, 4 फसल में दालें भी हो जाएं, कुछ सब्जियां भी हो जाएं, तो 1 एकड़ खेत में जितनी खेती हम करेंगे साल भर में, उसमें 22 लोगों का भोजन हम दे सकते हैं। बच्चों को उनकी पाठ्य पुस्तकों में कक्षा 3 से पढ़ाई जानी चाहिए कि बिल्कुल अगर व्यापक स्तर पर देखो तो क्लाइमेट चेंज का मूल कारण है आदमी की जनसंख्या, और अगर हमारे कर्मों और चुनावों के तल पर देखो तो क्लाइमेट चेंज का कारण है मांसाहार। ये बात बताई ही नहीं जा रही है, बहुत बड़ा कारण है। जैसा अभी तुमने बोला कि मीट इंडस्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री है, और ये दोनों बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई इंडस्ट्री हैं। डेयरी इंडस्ट्री हो ही नहीं सकती बिना मीट इंडस्ट्री के। बहुत लोग जो दूध पीते हैं वो सोचते हैं हम तो सिर्फ दूध पी रहे हैं। नहीं साहब, आप दूध नहीं पी रहे, आप मांस भी तैयार कर रहे हो। जिस जानवर का आपने आज दूध पिया है उसी का मांस कल बाजार में आएगा। जानवर इकोनॉमिकली सस्टेनेबल ही तब हो पाता है उसको पालने वालों के लिए जब पहले उससे दूध उगाहा जाए और फिर उससे मांस निकाला जाए। ऐसे समझो कि जब तुम एक गाड़ी लेते हो तो तुम उस गाड़ी से 2 तरह के मुनाफे लेते हो, क्योंकि तुमने उसे पैसा खर्च किया है तो तुम उससे 2 तरह की कीमत वसूलना चाहते हो। तुम कहते हो जब तक ये गाड़ी चल रही है तब तक तो मैं इससे यात्रा करूंगा। ये समझ लो तुमने गाड़ी से दूध दो लिया कि अभी चल रही है तो मैं इससे यात्रा करता हूं, और फिर जब ये चलने लायक नहीं रहेगी तो मैं इसे कहीं बेच दूंगा, जब मेरा इससे मन भर जाएगा तो मैं इसे बेच दूंगा। चाहे मैं किसी दूसरे ग्राहक को भेजूं, चाहे कबाड़ी को भेजूं, जिसको भी भेजूंगा कुछ रीसेल वैल्यू मिलेगी। ये तुमने मीट इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दे दिया। तो जैसे तुम गाड़ी से 2 तरह की कीमत या फायदे वसूलते हो ना, कि पहले चलाऊंगा और फिर रीसेल से भी तो कुछ पैसा पा जाऊंगा, उसी तरीके से ये जो जानवर पाले जाते हैं वो इसी तरह से पाले जाते हैं कि पहले इनका दूध बिकेगा फिर इनका मांस बिकेगा। जानवर पालने वाला अगर दूध को एक भाव पर बेच पा रहा है, जो भी दूध का भाव है, वो इसलिए क्योंकि पता है कि अभी आगे चल करके इस जानवर का मांस भी बिकना है। अगर उस जानवर का मांस बिकना बंद हो जाए तो दूध महंगा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर दूध बिकना बंद हो जाए तो मांस इतना महंगा हो जाएगा कि फिर मीट खाने वालों की आफत आ जाएगी। तो इसीलिए जानवर की हत्या करने में दूध खाने वाले और मांस खाने वाले ये दोनों बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। बस बात इतनी सी है कि दूध खाने वालों को अभी ये पता ही नहीं है अधिकांशतः कि जानवर के उत्पीड़न में वो भी उत्तरदायी है, उनकी भी जिम्मेदारी है। वो सोचते हैं हम तो सिर्फ दूध ले रहे हैं। देखिए वो जमाने चले गए जब घर की गाय हुआ करती थी कि घर में ही जन्मती थी, घर में ही खाती पीती थी और फिर घर में ही वो दम तोड़ देती थी। ज्यादातर लोग जो दुग्ध पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, मुझे बताइए क्या उनके घर की गाय भैंस से दूध आता है? अगर उनके घर की गाय भैंस से दूध आता है तो मैं उनको अलग रख रहा हूं, फिर मैं उनकी बात नहीं कर रहा। पर 99% लोगों के घर में तो बाजार से दूध आता है ना। तुमको पता भी है जिस जानवर से तुमको दूध आ रहा है वो दूध किस तरीके से आ रहा है, जानवर कितना शोषण करके आ रहा है, और जब वो जानवर तुमको दूध देने लायक नहीं रहेगा तब उस जानवर के साथ क्या व्यवहार होने वाला है। तो दूध को खरीद करके और दूध का लगातार उपभोग कर करके तुमने जानवर के शोषण को जबरदस्त प्रोत्साहन दे दिया है। अब वो जानवर कटेगा आगे, बल्कि वो जानवर कटेगा क्या, वो तो पैदा ही इसलिए हुआ था सिर्फ ताकि तुमको दूध दे सके। तुम्हें क्या लगता है वो जानवर प्राकृतिक तौर से पैदा हुआ था? नहीं, उसको कृत्रिम तौर से जबरदस्ती पैदा कराया गया था। गाय का भैंस का जबरदस्ती गर्भाधान कराया जाता है, एक तरह का बलात्कार होता है वो, ताकि तुम्हारी दुग्ध पिपासा शांत हो सके। नहीं तो इतने सारे लोग हैं, इनको दूध देने के लिए गायें थोड़ी ही बड़ी तत्पर हैं कि दुनिया भर की गायों ने संकल्प उठाया है कि आदमी अपनी आबादी बढ़ाता रहे 800 करोड़ आदमी हो गए हैं दुनिया में, और गायें कह रही हैं कि इनको दूध देने की जिम्मेदारी हम लेते हैं ना। हमारी प्रजाति तो है ही इसीलिए कि आदमी अंधाधुंध अपनी आबादी बढ़ाता रहे और हम उसको दूध पिलाती रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गायों का बड़ा शोषण है, और जिन लोगों को गायों से प्रेम हो वो पहला काम तो ये करें कि दूध पीने से दूर हो जाएं, अनजाने में ही सही, लेकिन आप पशु पीड़न का पाप अपने सर ले रहे हैं। खैर, ये मुद्दा थोड़ा जो पंडित जी का और ERJ साहब का मुद्दा था उससे थोड़ा अलग। फॉसिल फ्यूल के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज का वो है आहार। आहार में क्या? मांसाहार। मांसाहार, कोई भी ऐसा आहार जो जानवरों से संबंधित है, एनिमल एग्रीकल्चर, उसमें मांसाहार नहीं आता, दूध भी आता है। और भूलिएगा नहीं कि दूध उद्योग और मांस उद्योग में चोरी दामन का साथ है, बिल्कुल साथ साथ चलते हैं ये। भूलिएगा नहीं कि दूध तो गाय या भैंस से आता है, और जब जन्म
देती है वो, तो सिर्फ बछिया को वो जन्म नहीं देगी, पड़वा भी जन्म लेता है, बछड़ा भी जन्म लेता है। और हम कभी सोचना नहीं चाहते कि उनका क्या होता होगा, क्योंकि वो तो दिखाई देते नहीं, उनका क्या होता है। हम सोचना नहीं चाहते कि जितनी उम्र होती है गाय या भैंस की, उसकी बस आधी उम्र में ही वो दूध दे सकती है, किसी भी अन्य मैमल की तरह ही। कि जितनी उम्र है उसकी आधी उम्र में ही वो गर्भ धारण कर सकती है, उसके बाद वो ना गर्भ करेगी ना दूध देगी। तो जब वो 6, 7, 8 वर्ष बीत जाते हैं जिनमें वो दूध दे सकती थी, उसके बाद उसका क्या होता है, हम कभी पूछना नहीं चाहते। हम पूछना नहीं चाहते क्योंकि हमें तो दूध वाली चाय पीनी है, एकदम मन से निकाल देना चाहते हैं, क्योंकि ये जो सच है ये हमारी सुविधा छीनता है ना, ये दुनिया पे छा जाएंगे, इन्हीं का शासन हो जाएगा, संसद में यही बैठा करेंगे। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कौन है? मुर्गाराज। इस तरह की नौबत आ जाएगी। आदमी को बुद्धि मिली है ना, इस्तेमाल करने के लिए ही मिली है, फ्रीजर में रखने के लिए थोड़ी। किस तरीके के तर्क दिया करते हो। और मैं आज थोड़ी तलखी के साथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस मुद्दे पर मैं ही पहले कम से कम दर्जन बार बोल चुका हूं, उसके बाद भी तुम लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है। धरती विनाश की कगार पर खड़ी है, तुम्हारी जबान के स्वाद के कारण और तुम्हारी धार्मिक मान्यताओं के कारण, लेकिन तुमको नहीं समझ में आ रही बात। तुम सब कुछ बर्बाद करके ही मानोगे।